कि आजकल इस पे बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिला है। चाहे वो पीएमजेएसवाई का फंड मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जिसमें 6000 घरों को प्रदेश के अंदर एलोकेट किया गया है उसका मिला है, चाहे आपका एनडीआरएफ का करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए हिमाचल को मिला है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं मिला है। ये पैसा एक नॉर्मल प्रक्रिया में भी हिमाचल को मिलना था। हर राज्य के तहत जो तय मापदंड किए जाते हैं उसमें हर राज्य को एनुअल कोटा जो है वो इन सब चीजों का दिया जाता है। इसके अलावा और स्कीम्स भी है, चाहे वो अमृत स्कीम है, चाहे स्मार्ट सिटीज है जिसमें अलग अलग शहरों को चयनित किया जाता है, चाहे वो आपके अमृत स्कीम है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो आपका जो है जनधन योजना है, so on and so forth. There are multitude of schemes that are functioning by the central government. तो उसके तहत हिमाचल को ये बजट हिमाचल को मिला है। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर मैं कैटेगोरिकली इस बात को कह रहा हूं फिर से कि ये पैसा त्रासदी के लिए हिमाचल को नहीं मिला है। उसमें जो नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, आंकड़ों सहित ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कई बात कही है, हमारे और मंत्रियों ने सहयोगियों ने भी ये बात कही है कि हिमाचल accumulated losses of हिमाचल प्रदेश stand at 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। अगर हम उसमें जीएसटी जो प्रदेश की घटी है, एसजीएसटी जो प्रदेश की घटी है, जो आपका टूरिज्म का नुकसान प्रदेश को हुआ है, जो आपका एक्साइज का नुकसान प्रदेश को हुआ है, इंडस्ट्रीज का नुकसान प्रदेश को हुआ है, अगर हम उन लॉसेस को भी अक्यूमुलेट करेंगे दैट विल टर्न आउट टू बी एन एडिशनल 5 to 8,000 करोड़। कुल मिलाकर कोई 15 से 18,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को इस पूरी त्रासदी में हुआ है। उस परिपेक्ष से अगर हम देखें तो क्या पैकेज हिमाचल को दिया गया है, आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक या जो उनका एक पद है जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन मीडिया में सुखू सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष में है, ठीक बात है, उठा रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि वो आंकड़ों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सवाल है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं, इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक व्हाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा। आए दिन कभी मंडी से, कभी कुल्लू से, कभी शिमला से प्रेस वार्ता करके सरकार को घेरने का नाकाम प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मगर मैंने जैसा कहा कि ये आपदा का समय है, उनको अपनी बात को याद रखना चाहिए। When he was the chief minister of हिमाचल प्रदेश, I remember on a number of occasions उन्होंने उस समय के नेता प्रतिपक्ष और आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी से निवेदन किया कि आप कृपया कोरोना के समय में, इस आपदा के समय में राजनीति ना करें। हालांकि हमने उस समय कोई इस तरीके का सरकार के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करी थी, जो मुद्दे थे उनको उठाया था। मगर आज वही चीज जो वो खुद प्रीच करते थे, खुद जिस चीज का प्रवचन देते थे,
आज उस चीज को उनको जो है खुद अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, उनको सहयोग करना चाहिए केंद्र प्रदेश सरकार का, और मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ से मिलकर हिमाचल के लिए कम से कम 10% ऑफ द एंटायर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर 1000 करोड़ रुपए का पैकेज भी हिमाचल के लिए लाने में वो सफल होते हैं मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, तो हम उनको बधाई देंगे इसके लिए। मगर इस तरीके की रोज टीका टिप्पणी करना इस समय में मैं समझता हूं कि सही नहीं है। आज शाम 5 बजे तक जितनी ऐसी जेसीबीज है उसकी लिस्ट मुझे कृपया करके जयराम जी पकड़ा दे। मैं आपको वादा करता हूं कि 7 बजे तक वो जेसीबीज जो मुफ्त में काम करना चाहती है उनको लगा दिया जाएगा। आज के आज 7 बजे तक उनको हम डिविजन में आदेश दे देंगे, पर मेरा उनसे निवेदन है कि 5 बजे तक उनकी सारी की सारी जेसीबीज की लिस्ट हमारे दफ्तर में पहुंचा दें। सर, एक भाजपा के विधायक का बयान आया है आपके, स्पेशली उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो कई बार तारीफ करते हैं केंद्र सरकार की, कई बार निंदा करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को? यही लॉजिक तो यही कहता है, लॉजिक यही कहता है कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो तारीफ करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम अपोज करेंगे। अब हम अंधभक्त तो है नहीं है कि हर चीज में ताली बजाते रहे, हर चीज में जो है डमरू की तरह नाचते रहे। दैट इज नॉट व्हाट वी डू। इफ दे डू गुड वर्क, अगर वो मैंने अभी ऑन रिकॉर्ड मैंने समर्थन किया कि PMJSY में हमको पैसा मिला, आवास योजना में हमें पैसा मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। मगर जो हमको जिस आपदा के लिए मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं मिला है तो मैं किस चीज का धन्यवाद करूं मोदी जी का? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और फिर भी हिमाचल को आपदा, राष्ट्रीय आपदा अभी तक घोषित नहीं हुई। आपने गुजरात में कर दी, जब वहां पे जो अर्थक्वेक आया था भुज में, उत्तराखंड में हुआ, तो यहाँ पे 350 लोगों के करीब लोगों की जान जा चुकी है, 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कितनी लाइफ स्टॉक यहाँ पे पशु का जीवन जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर फिर भी नेशनल डिजास्टर हिमाचल में घोषित नहीं हो रहा है तो इस पे समर्थन बनता है या विरोध बनता है, ये तो हिमाचल की जनता मुझसे बेहतर जानती है। तो हम तो जो लोग हमें कहेंगे वो हम करेंगे। अगर लोग कहेंगे इसका विरोध करो तो हम विरोध करते रहेंगे। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से संघीय ढांचा बना हुआ है, स्टेटों के साथ कोऑर्डिनेशन होता है केंद्र का, उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हेल्प नहीं हो रहा है, कहीं वो चोट तो नहीं पहुंच रही है कहीं स्टेट के साथ? नहीं, वो तो है ही है, वो तो एक दिखती चीज है। हर चीज में जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का और प्रदेश का, उसको खत्म करने की कोशिश आज हिमाचल में ही नहीं मगर हर राज्यों में हो रही है। और जिस तरीके से जो इंडिया ग्रुपिंग विपक्षी दलों का हुआ है, ऑपोजिशन लीडर्स का हुआ है, उसका मेन फोकस यही है कि हमको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है हमारे देश के, उसको बचाकर रखना है। जो फेडरलिज्म है जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स देखा जाता है, एक केंद्र है, केंद्र के साथ अलग अलग राज्य है, जिस तरीके से उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है, जिस तरीके से बहुत से राज्यों में जो वहां के राज्यपाल हैं उनको जिस तरीके से अथॉरिटी दी जा रही है, और वो डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत से राज्यों में वहां की सरकारों की फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। आपने दिल्ली के अंदर देखा किस तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पे खड़ी कर दी गई है। दोज मैटर्स आर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही, मगर उसको ओवरराइड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है, फिर उसको ब्रूट मेजोरिटी के साथ जो है वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है। तो ये चीजें केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है बट ऑल ओवर द कंट्री इस तरीके का आज एक मेजोरिटेरियनिज्म व्यू चलाया जा रहा है कि माई वे और दी हाईवे। मगर ये मैं समझता हूं कि इन द लॉन्गर रन ठीक नहीं है, और ताकतें आज इसके खिलाफ उठनी शुरू हुई है, आवाज इसके खिलाफ उठनी शुरू हुई है। एंड इन द टाइम्स टू कम निश्चित तौर से वापस जो है, जो जिस तरीके से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, कांग्रेस पार्टी के थे या और भी थे, सबने जो हमारे देश का संविधान रखा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, उसमें बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत सी डिबेट्स हुई, और उसके बाद जो चीजें वेल सेटल्ड है, जो प्रिंसिपल्स वेल सेटल्ड है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आज उसको उस बुनियादी ढांचे को जो हिलाने की कोशिश करी जा रही है वो देश हित में नहीं है।
और नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि आपदा की इस घड़ी में जो सही मायनों में पीड़ित हैं, पात्र लोग हैं, उन तक मदद नहीं पहुंच रही है, भेदभाव हो रहा है, बहुत बड़ा पाप सरकार कर रही है और किसी भी देखिए इसमें उससे मुक्ति नहीं मिली। ये देखिए इसमें जो भी रिपोर्ट बन रही है वो बकायदा पटवारी द्वारा वहाँ के कंसर्न जो हमारे कानगो है उनके द्वारा बनाई जा रही है। जो वो रिपोर्ट एसडीएम को सौंपते हैं, एसडीएम आगे डिप्टी कमिश्नर्स को सौंपते हैं, उसके बुनियाद पे ये रिलीफ जो है वो सरकार द्वारा उन लोगों को दिया जा रहा है। इसमें कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट किसी भी व्यक्ति का नहीं है। जिसका नुकसान हुआ है उसको सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। अगर बात करने के लिए ऑपोजिशन करनी है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, आपने कहा है कि शिमला में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा हुई, आपको जरूरत है कि दफ्तरों को या तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि जो कंजेशन शिमला में हो रहा है उससे राहत मिले। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी? देखिए, मैंने वो केवल अपने उसमें जो है विचार साझा किए थे और मेरा ये मानना है कि शिमला शहर का अब जो है एक सैचुरेशन लिमिट जो है वो पहुंच चुका है। इससे ज्यादा अब यहाँ पे शहर पॉपुलेशन को या कंस्ट्रक्शन को जो है अब अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए इन द लॉन्गर रन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अभी की बात है, मगर इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो नॉर्मल पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ है, उनके ऊपर एक चर्चा होनी बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से हमें शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने की आवश्यकता है। ये हम इस चीज को बहुत भली भांति जानते हैं कि शिमला शहर जब बना था, अंग्रेजों ने इसे बनाया था तो बहुत कम लोगों के लिए बनाया था। आज जिस तरीके से यहाँ पे ऑफिशियल प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है, जितने लोग अपर शिमला के हैं सबके यहाँ पे घर है, उस तरीके से शहर अब एक सैचुरेशन लिमिट पर पहुंच चुका है। इसलिए इन द लॉन्गर रन हमको सैटेलाइट टाउनशिप्स प्रदेश के शिमला शहर के बाहर डेवलप करने की आवश्यकता है। उसकी शुरुआत हुई भी है। जाठिया देवी जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहां पर एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्रपोजल है, जिसके जो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। उस पर केंद्र सरकार से जब उसका क्लियरेंस मिलेगी उसके ऊपर कार्य शुरू होगा। मगर उस तरीके से हमको जितना भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, इसमें जितने भी प्रदेश सचिवालय को छोड़ के जितने और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है, डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज है, उनको बाहर के एरियाज में रिलोकेट करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर आने वाले समय में चर्चा भी करेंगे, मगर अभी प्रायोरिटी एट द मोमेंट जो है वो रेस्टोरेशन की है। मगर लॉन्गर रन में जो हमारा एक यहाँ का प्लानिंग, शिमला की प्लानिंग मैप बनता है, उसमें इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है ताकि इन द टाइम्स टू कम हम शिमला को डीकंजेस्ट करें। और शिमला में जो बोझ बिल्डिंग्स का पड़ रहा है और यहाँ पे जो हमको खास रूप से जो समस्या देखने को मिली है, जो ड्रेनेज की, सिवरेज की, इसकी वजह से बहुत जगहों पे प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से कई जगहों पे बिल्डिंग्स गिर गई, कई जगहों पे मकान गिर गए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स गिर गई। इस चीज पे हमें चिंता करने की आवश्यकता है। तो इन द लॉन्गर रन आई एम श्योर इसमें सब अपने सुझाव देंगे। विधानसभा में भी इस पे चर्चा होनी चाहिए, डिटेल में चर्चा होनी चाहिए ताकि वहां से भी व्यू पॉइंट निकल कर आए और फिर उसके ऊपर सरकार एक सोच रखे कि किस तरीके से हमें इसके ऊपर आने वाले समय में कार्रवाई करने की आवश्यकता है।